में डोमेन एनालिसिस पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो डोमेन एनालिसिस में हमने एक पढ़ा था जो था हमारा डोमेन क्लास डायग्राम, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेन स्टेट मॉडल। तो इसकी नीड क्यों पड़ती है? तो सम डोमेन ऑब्जेक्ट पास थ्रू क्वालिटेटिव डिस्टिंक्ट स्टेट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, ठीक है। तो उनके लाइफ टाइम में उनके कुछ डिस्टिंक्ट स्टेट हो सकती हैं डोमेन ऑब्जेक्ट की। अब ये कैसे निकल सकती हैं? तो देयर में बी डिस्टिंक्ट कंस्ट्रेंट्स ऑन एट्रीब्यूट वैल्यू, डिफरेंट एसोसिएशंस, मल्टीप्लिसिटीज इन वेरियस स्टेट, different operations that may be invoked, different behaviors of the operations and so on। तो इन सारे फैक्टर्स से आप क्या होती हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट आपका ऑब्जेक्ट जो है, जो डोमेन ऑब्जेक्ट है, वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। क्लियर है? तो इट इज ऑफन यूजफुल टू कंस्ट्रक्ट ए स्टेट डायग्राम ऑफ सच अ डोमेन क्लासेस। तो उन डोमेन क्लासेस के डोमेन ऑब्जेक्ट के लिए मुझे क्या करना है? स्टेट डायग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। So what is state diagram? The state diagram describes the various states an object can assume, the properties and constraints of an object in various states, and the events that take an object from one state to another। तो कौन कौन सी स्टेट वो अचीव कर सकता है, वो हमें क्या करना है उसमें पोर्ट्रे करते हैं। प्रॉपर्टीज और कंस्ट्रेंट पोर्ट्रे करते हैं, कौन से प्रॉपर्टी या कौन से कंस्ट्रेंट पे वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है और कौन से इवेंट पे वो पर्टिकुलर ट्रांजिशन परफॉर्म हो रहा है। So most domain classes do not require state diagrams and can be adequately described by a list of operations। तो जो भी आप क्लास डायग्राम आप क्रिएट करते हैं उसके अंदर जितनी भी आपने क्लासेस निकाली हैं, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि सारे के सारी क्लासेस का आपको स्टेट डायग्राम क्रिएट करना पड़े, ठीक है। आप कुछ के क्रिएट करते हैं, कुछ के क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। जो ज्यादा आपके एप्लीकेशन डोमेन से रिलेटेड है, जिनका स्टेट बार बार चेंज होते रहता है, उनके लिए आप क्या करते हैं? स्टेट डायग्राम क्रिएट करते हैं फॉर देयर चेंजिंग बिहेवियर, जो हम बिहेवियरल मॉडलिंग परफॉर्म करते हैं उसके लिए। So for the minority of classes that do exhibit different states, however, a state diagram can help in understanding their behavior। तो हम क्या करते हैं? उन ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को पोर्ट्रे करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टेट डायग्राम क्रिएट करते हैं। अब ये कैसे क्रिएट करते हैं? तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द डोमेन क्लासेस विद डिफरेंट सिग्निफिकेंट स्टेट्स एंड नोट द स्टेट्स ऑफ ईच क्लासेस, ठीक है। तो पहले हमें डोमेन क्लासेस आइडेंटिफाई करनी है, उनके स्टेट्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। देन डिटरमाइन द इवेंट्स दैट टेक एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। फिर हमें इवेंट निकालना है कि वो ऑब्जेक्ट का मेरा जो स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से इवेंट्स हैं। तो गिवन द स्टेट्स एंड इवेंट्स यू कैन बिल्ड स्टेट डायग्राम फॉर द अफेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट का मुझे बनाना है, उन स्टेट्स और इवेंट्स अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसका स्टेट डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। And then finally evaluate the state diagrams to make sure they are complete and correct। फिर हमें उसको क्या करना है? इवेल्युएट करना है कि जो हमने बनाया है वो कंप्लीट है, कोई स्टेट मिसिंग तो नहीं है, ठीक है, और करेक्ट है कि नहीं, मतलब उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन पे वो स्टेट चेंज करेगा कि नहीं, जो स्टेट में हम टारगेटेड स्टेट बोल रहे हैं उस टारगेटेड स्टेट तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो द फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म इन कंस्ट्रक्टिंग डोमेन स्टेट मॉडल। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। First one is identify domain classes with states. Second is find states. Third, find events. फिर fourth one is build state diagrams and last one is the evaluate state diagram। So one by one देखते हैं। First one is identifying classes with states। So examining the list of domain classes for those that have distinct life cycle। ठीक है, तो ऐसे क्लासेस मुझे निकालनी है, ऐसे डोमेन क्लासेस मुझे अपने डोमेन क्लास डायग्राम से निकालनी है जिनके ऑब्जेक्ट की कोई लाइफ साइकिल हो, ठीक है। उनके ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट चेंज कर रहे हो और उसका कोई लाइफ साइकिल हो, जहाँ पे वो क्रिएट होगा, जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय होगा, जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर एक्टिवेटेड स्टेट से दूसरे एक्टिवेटेड स्टेट तक पहुंच पाएगा। तो लुक फॉर क्लासेस दैट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव हिस्ट्री or that exhibit life cycle behavior and identify the significant states in the life cycle of an object। For example, a scientific paper for journal goes from being written to under consideration to accepted or rejected। तो ये क्या हो गई मेरी? एक साइंटिफिक पेपर के क्या होंगे? कुछ स्टेट्स मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि विद इन ए जनरल ये
अभी रिटर्न स्टेट पे है, दूसरा अंदर कंसिडर स्टेट में है, या एक्सेप्टेड स्टेट में है, या फिर रिजेक्टेड स्टेट में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उन ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट स्टेट्स को भी क्या करना है, निकालना है। तो देयर कैन बी सम साइकिल्स, फॉर एग्जांपल इफ द रिवर आस्क फॉर रिवीजन, तो रिवीजन करेंगे तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा, फिर से कंसिडरेशन करना पड़ेगा, फिर से वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है। बट बेसिकली द लाइफ ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव ही हम बताते हैं कि अभी वो रिटर्न स्टेट में है, उसके बाद वो कंसिडरेशन स्टेट में आएगा, फिर वो एक्सेप्टेड स्टेट में आएगा, या फिर रिजेक्टेड स्टेट में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जनरली, जो हम क्लास सॉरी स्टेट डायग्राम में, डोमेन स्टेट डायग्राम में जो हम स्टेट क्रिएट करते हैं वो प्रोग्रेसिव ऑब्जेक्ट की ही स्टेट क्रिएट करते हैं। So on the other hand, an airplane owned by an airline cycles through the states of maintenance, loading, flying and unloading. ये भी क्या हो गई कि उस पर्टिकुलर एयरलाइन की साइकिल्स की कुछ स्टेट्स में है कि वो मेंटेनेंस स्टेट में है, कि लोडिंग स्टेट में है, कि फ्लाइंग स्टेट में है, कि अनलोडिंग स्टेट में। So not every state occurs in every cycle. If there are possibly other states, but the life of the object is cyclic. तो लाइफ ऑफ द ऑब्जेक्ट जनरली क्या होता है, साइक्लिक ही होता है, कि पहले इस स्टेट में आएगा, फिर स्टेट में, फिर स्टेट में, फिर स्टेट में, और फिर वापस क्या होगा, फर्स्ट स्टेट में वो पहुंचेगा। तो देर आर ऑल्सो क्लासेस हुज लाइफ साइकिल इज पोएटिक, बट मोस्ट क्लासेस विथ स्टेट्स आर आइदर प्रोग्रेसिव और साइक्लिक। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें अपने एटीएम एग्जाम्पल में, तो हमारे पास जो डिफरेंट क्लास मॉडल में हमने जो क्लासेस आइडेंटिफाई की थी, उसमें एक क्लास थी जिसका नाम था अकाउंट। तो अकाउंट इज एन इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड द अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर एन एटीएम डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द अकाउंट। So the life cycle of account is a mixture of progressive and cycling to and from problem state. So no other ATM classes have a significant domain state model. ठीक है, तो जितनी भी हमने क्लासेस बनाई थी, जिसमें हमने कैश कार्ड बनाया था, बैंक बनाया था, ठीक है, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास मिल रही है, अकाउंट, जिसकी हम पॉसिबल स्टेट हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक क्लास निकाल ली अकाउंट, जिसकी हम क्या करेंगे, स्टेट्स निकालेंगे, और उसके बाद हम उसके इवेंट्स निकालेंगे, फिर उस इवेंट्स में हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सेकेंड फेज ऑफ द डोमेन स्टेट डायग्राम में फाइंडिंग द स्टेट। So list the state for each class, characterize the objects in each class, that is the attribute values that an object may have, the association that it may participate in, and their multiplicities, attributes and associations that are meaningful only in certain states and so on. तो हमें क्या करना है, जो भी स्टेट्स हैं उनको निकालना है। स्टेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टराइज करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट वैल्यूज, देयर एसोसिएशन, देयर मल्टीप्लिसिटीज। ठीक है, इनसे हमें क्या करेंगे, मीनिंगफुल स्टेट्स मिलेंगी। तो गिव ईच स्टेट अ मीनिंगफुल नेम, तो हमें एक मीनिंगफुल नेम देना है, एंड अवॉइड नेम दैट इंडिकेट हाउ द स्टेट कम आउट एंड ट्राई टू डायरेक्टली डिस्क्राइब द स्टेट। तो हमें ये नहीं बताना है कि वो स्टेट में हम कैसे रीच कर पाएंगे, हमें डायरेक्टली क्या करना है, अभी स्टेट को डिस्क्राइब कर देना है कि ये स्टेट हो सकती हैं। एंड डोंट फोकस ऑन फाइन डिस्टिंक्शंस अमंग स्टेट्स, particularly quantitative differences such as small, medium and large। ठीक है, तो ऐसे फाइन डिटेल्स को हमें क्या करना है, अभी अवॉइड करना है। अभी हमें जो भी स्टेट पहले मन में हमारे आ रही है कि ये स्टेट हो सकती हैं, वो स्टेट हमें क्या कर देंगे, उसमें लिख लेंगे। एंड स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव डिफरेंसेस इन बिहेवियर, एट्रीब्यूट्स एंड एसोसिएशन। तो हमें स्टेट जनरली निकालना है उनके बिहेवियर से, कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, उनके एट्रीब्यूट वैल्यूज से, और उनके एसोसिएशन से हमें क्या करना है, स्टेट निकालनी है। एंड इट इज अननेसेसरी टू डिटरमाइन ऑल द स्टेट बिफोर एग्जामिनिंग इवेंट। तो अभी जो हम सेकंड स्टेप में हम जा रहे हैं, जिसमें हम स्टेट फाइंड कर रहे हैं, तो हमें अननेसेसरी सारी स्टेट्स के बारे में नहीं सोचना है। अभी जो दिमाग में आ रही है हमें सिर्फ उसी को ही रखना है, क्योंकि आगे चल के जब हम इवेंट फाइंड करेंगे तो हमें और भी स्टेट फाइंड हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो दिमाग में आ रहा है कि ये स्टेट्स हमारे आ सकती हैं, उन स्टेट्स को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और उनको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। सो बाय लुकिंग एट इवेंट्स एंड डिस्क्राइबिंग ट्रांजिशंस अमंग स्टेट्स, मिसिंग स्टेट्स विल बिकम क्लियर। तो जब हम इवेंट्स आगे चल के हम इवेंट्स निकालेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, और भी जो स्टेट्स हैं, जो मिसिंग स्टेट्स हैं, वो भी हम इसमें अटैच कर सकते हैं।
तो अगेन जैसे हमने कहा कि पहले हमने निकालना था हमें, पहले हमने निकाला था क्लासेस, क्लासेस के बाद हमें निकालना है स्टेट। तो ये जो पर्टिकुलर फेसेस हम कर रहे हैं कि पहले क्लासेस निकालना है फिर स्टेट, ये एक एक के बाद एक हम कर रहे हैं, तो इसमें जरूरी नहीं है कि हम पीछे ना जाएं, हम पीछे भी जा सकते हैं, और हम जब इवेंट्स निकालेंगे उसके बाद भी हम स्टेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर नेचर नहीं है, इटरेटिव नेचर ही चलता है इसमें भी। तो अगर हम एटीएम एग्जांपल की बात करें तो देयर आर सम स्टेट्स फॉर अकाउंट क्लास। तो अकाउंट क्लास हमने निकाली थी जिसके हमें स्टेट्स निकालने हैं। तो पहली स्टेट निकाल रहे हैं हम नॉर्मल, दैट इज रेडी फॉर नॉर्मल एक्सेस। सेकेंड हम निकाल रहे हैं क्लोज, दैट इज क्लोज बाय द कस्टमर बट स्टिल ऑन फाइल इन द बैंक रिकॉर्ड। मतलब कस्टमर ने उसको क्लोज कर दिया है लेकिन बैंक के पास अभी उसका रिकॉर्ड मेंटेन है। थर्ड, ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन मीन्स कस्टमर विदड्रॉज एक्सीड द बैलेंस इन द अकाउंट। तो कस्टमर के पास जो बैलेंस अमाउंट है उससे ज्यादा वो क्या कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है, तो स्टेट को हम बोलेंगे ओवरड्रॉन। एंड फोर्थ वन इज सस्पेंडेड, दैट इज द एक्सेस टू द अकाउंट इफ इट इज ब्लॉक फॉर सम रीजन। तो कुछ अगर इनकरेक्ट पिन डाल देते हैं थिन टाइम या कुछ पर्टिकुलर अदर एक्टिविटीज आप करते हैं जिसके कारण वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर अकाउंट मेरा क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। या हम बहुत दिनों तक यूज नहीं करते हैं तो पर्टिकुलर अकाउंट मेरा क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। तो ये चार हमने क्या किए हैं, स्टेट्स निकाले हमारे एटीएम के अकाउंट क्लास की। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, थर्ड वन इज द फाइंडिंग इवेंट। तो वंस यू हैव प्रीलिमिनरी सेट्स ऑफ स्टेट, फाइंड द इवेंट्स दैट कॉज ट्रांजिशंस अमंग स्टेट। तो अब हम क्या करें, स्टेट्स निकाल दी, तो अब हम उसमें इवेंट्स निकाल रहे हैं जो उसमें ट्रांजिशन परफॉर्म करे कि इस स्टेट से इस स्टेट में जो हम ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए कौन सा इवेंट हमें लगेगा। तो थिंक अबाउट द स्टिमुली दैट कॉज अ स्टेट टू चेंज। ठीक है, तो हम स्टेट चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब उसमें से हम चीजें निकाल रहे हैं कि कौन कौन से आपके इवेंट्स हो सकते हैं। तो इन मैनी केसेस यू कैन रिकॉर्ड एन इवेंट ऑन एस कंप्लीटिंग अ डू एक्टिविटी। तो जैसे हमने डू एक्टिविटी पढ़ी थी कि उस पर्टिकुलर स्टेट में हमने एक डू एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी मेरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद वो क्या हो रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ ए टेक्निकल पेपर इज इन स्टेट अंडर कंसिडरेशन, तो अगर वो अंडर कंसिडरेशन है, देन द स्टेट टर्मिनेट्स व्हेन अ डिसीजन ऑन अ पेपर इज रीच। तो अंडर कंसिडरेशन में एक डिसीजन होगा कि उसको एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है। So in this case, the decision can be positive or negative, that is accept paper or reject paper. तो ये कुछ ना कुछ क्या होगा, एक कंडीशन मिलेगी जिस कंडीशन से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको स्टेट को चेंज करेंगे। ठीक है, तो वो हमारी गार्ड कंडीशन भी हो सकती है और उसकी डू एक्टिविटी भी हो सकती है कि वो डू एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद हम क्या करें, डिसीजन ले रहे हैं। तो in case of completing a do activity, other possibilities are often possible and may be added in the future. For example, conditionally accept with revision. ठीक है, तो हम उसके एक से ज्यादा रिवीजन करने के बाद भी उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। And you can find other events by thinking about taking the object in a specific state. ठीक है, तो स्पेसिफिक स्टेट के ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लिफ्ट द रिसीवर ऑन ए टेलीफोन, इट इंटर्स इनटू अ डायलिंग स्टेट। तो फोन का एग्जांपल हमने देखा था एक टेलीफोन का, तो उसमें हम जब लिफ्ट कर रहे हैं रिसीवर को तो क्या हो जा रहा है, डायलिंग स्टेट में आ जा रहा है। तो मैनी टेलीफोन्स हैव पुश बटन दैट इन्वोक स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो एक पुश बटन भी हो सकते हैं कहीं कहीं पे जहां हम दबाते हैं तो हम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, so if you press the redial button, the phone transmits the number and enters the calling state, and if you press the program button, it enters into the programming state. ठीक है, तो आपका स्पेसिफिक स्टेट भी आ सकते हैं। तो देर आर एडिशनल इवेंट्स दैट ऑकर विद इन द स्टेट एंड डू नॉट कॉज ए ट्रांजिशन। तो ऐसे स्टेट भी आ सकते हैं जिसके आपके क्या होंगे, ट्रांजिशन परफॉर्म नहीं होंगे। For the domain state diagram, you should focus on events that cause transitions among states. तो हमें ऐसे ही इवेंट्स और ऐसे ही स्टेट्स को मेंटेन करना है जिसमें ट्रांजिशंस पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऑन दैट पर्टिकुलर इवेंट हम ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहे हो। So when you discover an event, capture any information that it conveys as a list of parameters. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कैप्चर करते हैं कि वो क्या क्या पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स मेरे हो सकते हैं उन इवेंट्स में। तो एटीएम का एग्जांपल अगर हम जाएं तो हमारे जो इवेंट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, क्लोज अकाउंट,
सेकेंड वन इज विदड्रॉ एक्सेस फंड्स, थर्ड वन इज रिपीटेड इनकरेक्ट पिन, जिससे वो सस्पेंड हो सकता है, फोर्थ वन इज सस्पेक्ट फ्रॉड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ये कुछ इवेंट्स हम क्या कर सकते हैं, उसमें निकाल सकते हैं जिसमें हमारी इवेंट जो हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो सके उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। नाउ फोर्थ वन इज द बिल्डिंग स्टेट मॉडल। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्लासेस निकाल ली हैं, उनके डोमेन ऑब्जेक्ट निकाल लिए हमने कि कौन से डोमेन ऑब्जेक्ट के लिए हमें कौन सी क्लास लगेगी, उन क्लास की हमने स्टेट्स निकाल ली हैं। स्टेट्स के बाद हमने क्या किया, उसके इवेंट्स भी निकाल लिए जिससे वो ट्रांजिशन परफॉर्म करें। अब हम क्रिएट कर रहे हैं उसके स्टेट मॉडल। तो नोट द स्टेट टू विच ईच इवेंट अप्लाई। तो एक एक इवेंट की हमें क्या करनी है, स्टेट नोट करनी है। एंड एड ट्रांजिशंस टू शो द चेंज इन स्टेट कॉज्ड बाय द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन पर्टिकुलर स्टेट। तो हमें क्या करना है, उसमें ट्रांजिशंस ऐड करना है जिससे वो स्टेट को चेंज करे ऑन द ऑकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। तो इफ एन इवेंट टर्मिनेट्स अ स्टेट, it will usually have a single transition from that state to another state। तो टर्मिनेटिंग स्टेट के लिए हमने एक सिंबल पढ़ा था कि एक टर्मिनेटिंग स्टेट है, जिसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसको स्टेट डायग्राम को हम क्या कर रहे थे, टर्मिनेट कर रहे थे। तो इससे एक ही ट्रांजिशन निकलेगा, वो निकलेगा आपका कि वो स्टेट आपका डायग्राम जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। एंड इफ ए इवेंट इनिशिएट्स अ टारगेट स्टेट, then consider when it can occur and add transitions from those states to the target state। तो एक आपका क्या है कि एक इनिशियल सिंबल भी हमने पढ़ा था जिससे कि कुछ पर्टिकुलर इवेंट पे वो क्या कर रहा था, एक टारगेट स्टेट को रीच कर रहा था। ठीक है, तो कुल मिला के आपको एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट भी आपको निकालनी है। एंड कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग अ ट्रांजिशन ऑन एन इंक्लोजिंग स्टेट रादर देन एडिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम ईच सब स्टेट टू द टारगेट स्टेट। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हमें ट्रांजिशन की लेनी है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमें कैसे चेंज करना है, या एक सब स्टेट से दूसरे टारगेट स्टेट में हमें कैसे चेंज करना है। एंड इफ एन इवेंट हैज डिफरेंट इफेक्ट्स इन डिफरेंट स्टेट, एड ए ट्रांजिशन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो कुछ पर्टिकुलर इवेंट पे वो क्या कर सकता है, डिफरेंट स्टेट में अगर जा रहा है तो उसके लिए हमें क्या करनी है, ट्रांजिशन परफॉर्म करना है। So once you have specified the transitions, consider the meaning of an event in states for which there is no transition on that event। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि once you have specified the transition, मतलब आपने ट्रांजिशन स्पेसिफाई कर दिया, अब हमें क्या करनी है, मीनिंग निकालनी है उस इवेंट की उस पर्टिकुलर स्टेट में जिसमें कोई भी ट्रांजिशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम सकते हैं कि इज इट इग्नोर्ड, क्या मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ। देन एवरीथिंग इज फाइन, अगर मैं उस पर्टिकुलर इवेंट को जिसमें कोई भी ट्रांजिशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, इग्नोर करके छोड़ सकता हूँ। सेकेंड, डज इट रिप्रेजेंट एन एरर, अगर वो कुछ एरर को शो कर रहा है जिससे कि वो कोई स्पेसिफिक स्टेट जो हमने लिखी है उसमें रीच नहीं कर पा रहा है, देन एड ए ट्रांजिशन टू एन एरर स्टेट। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन डिफाइन करेंगे, एक नई स्टेट डिफाइन करेंगे जिसको बोलेंगे हम एरर स्टेट। थर्ड वन इज डज इट हैव सम इफेक्ट दैट यू फॉरगॉट। तो ऐसा भी इफेक्ट हो सकता है जिसमें आपने कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को आपने क्या किए हैं, छोड़ दी है। देन एट अनदर ट्रांजिशन, समटाइम यू विल डिस्कवर दी न्यू स्टेट। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर ट्रांजिशन को भी आपको निकालना है जिसमें कि इस पर्टिकुलर इवेंट पे वो कुछ नई स्टेट में अगर जा रहा है तो उस स्टेट को अब हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। So it is usually not important to consider effects when building a state diagram for a domain class। So if the object in the class performs activities on transactions, however, add them to the state diagram, जिसको हम बोल रहे थे कि do activity या upon exit upon entry exit activity। तो अगर हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से क्लास को हम परफॉर्म करना है कि उन ट्रांजिशन पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना है, तो उसको भी हमें क्या करना है, लिखना है अपने ट्रांजिशन में। ठीक है, तो हम एक्टिविटीज कहाँ कहाँ लिख रहे थे, हम एक तो लिख रहे थे ट्रांजिशंस में, एक हम लिख रहे थे स्टेट में, जिस स्टेट के अंदर हमने अपॉन अपॉन एंट्री अपॉन एग्जिट एंट्री रखे थे, और एक दो एक्टिविटी हम मेंटेन कर रहे थे। ये सारी एक्टिविटी भी आपको क्या करनी है, मेंटेन करनी है। फॉर अवर एटीएम एग्जाम्पल, दिस इज योर डोमेन स्टेट डायग्राम, जिसमें हमने 4 स्टेट्स निकाली थी। पहली स्टेट हमने निकाली थी नॉर्मल, सेकेंड स्टेट हमने निकाली थी क्लोज,
थर्ड स्टेट हमने निकाली थी ओवरड्रॉन और फोर्थ स्टेट हमने निकाली थी सस्पेंडेड। क्लियर है? तो सबसे पहले इनिशिएट कर रहा है ये ओपन अकाउंट, ओपन अकाउंट करने के बाद ये कहाँ जा रहा है, ये अकाउंट ओपन करने के बाद स्टेट जो मेरी अकाउंट की हो रही है नॉर्मल अकाउंट, ठीक है। और अगर उसको क्लोज किया जा रहा है तो ये अपनी स्टेट चेंज करके हो जा रहा है क्लोज, और क्लोज करने के बाद ये हो जा रहा है आपका डायग्राम आपका टर्मिनेट। क्लियर है? अब नॉर्मल में आपने क्या किया है, एक इवेंट रखा है कि विदड्रॉ एक्सेस फंड। अगर आपने नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉर्मल फंड को आप क्या करें निकाल रहे हैं, तो वो नॉर्मल कंडीशन में ही रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सेस फंड निकाल रहे हैं कि आपके बैलेंस से ज्यादा है, तो वो आपको जा रहा है ओवरड्रॉन आपके पर्टिकुलर स्टेट में। और ओवरड्रॉन से वापस निकलने के लिए आपको निकालना पड़ेगा डिपॉजिट सफिशिएंट फंड। तो उसमें आपको डिपॉजिट करना है सफिशिएंट फंड, ताकि वो फिर से पॉजिटिव बैलेंस में आ जाए, तो फिर हो जाएगा आपका नॉर्मल अकाउंट, आपका हो जाएगा तब नॉर्मल स्टेट में। क्लियर है? एंड देन नॉर्मल के बाद अगर कोई सस्पेंडेड फ्रॉड मिल रहा है, अगर कोई फ्रॉड मिल रहा है, तो वो आपका आ जाएगा सस्पेंडेड स्टेट में, और उसको रिलीज फ्रॉड करेंगे इवेंट पे, तो वापस आ जाएगा आपका नॉर्मल कंडीशन। ठीक है? एंड सेकेंड अगेन नॉर्मल के बाद अगर आपने रिपीटेड इनकरेक्ट पिन डाली है, मतलब 3 टाइम्स आपने इनकरेक्ट पिन डाला है या 4 टाइम्स आपने इनकरेक्ट पिन डाला है, तो आपका ये क्या हो जा रहा है, वापस सस्पेंडेड स्टेट में जा रहा है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव टेकन की जरूरत पड़ेगी। और एडमिनिस्ट्रेटिव टेकन के बाद भी आपका क्या हो सकता है, वो सस्पेंड हो सकता है। क्लियर है? तो अकाउंट आपका सस्पेंड जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। या तो आपका सस्पेंडेड फॉल्ट मिल रहा है, कोई कोई आपका ऐसे सस्पेक्शियस एक्टिविटीज मिल रही है जिससे वो क्या हो रहा है कि सस्पेंडेड में जा रहा है। दूसरा, रिपीटेड इनकरेक्टेड पिन हम डाल रहे हैं, जिसके बाद भी वो क्या कर रहा है कि वो सस्पेंडेड जा सकता है। या तो फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो हर पर्टिकुलर टाइमिंग तक यूज नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर दे रहे हैं। ठीक है? तो इन सब के लिए क्या हो रहा है, हमारे कुछ इवेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें हमारा क्या हो रहा है, स्टेट मेरा चेंज हो रहा है। तो दिस इज योर state diagram for the ATM model. Now fifth one is the evaluating state diagram. तो पहला हमने देखा था कि हमें पहले निकालनी क्लासेस, सेकंड हमने निकाला था कि फाइंडिंग द स्टेट, थर्ड हमने निकाला था कि फाइंडिंग द इवेंट, फोर्थ हमने देखा जिसमें हमने क्या किया, बिल्ड किया। ठीक है? अब बिल्ड करने के बाद अब फिफ्थ पॉइंट में आ जा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट इज योर इवेल्युएटिंग द स्टेट डायग्राम। अब हम क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं कि वो सही है कि नहीं है। तो एग्जामिन ईच स्टेट मॉडल, आर दे और ऑल द स्टेट कनेक्टेड। अगर सारी स्टेट कनेक्टेड हैं तो पे पर्टिकुलर अटेंशन टू पास थ्रू इट। तो मतलब कौन कौन से पाथ हैं, उन पर्टिकुलर पाथ को हम क्या कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं कि वो सही है कि नहीं है। And if it represents a progressive class, is there a path from initial state to final state? अगर कोई प्रोग्रेसिव पाथ है तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, इनिशियल टू फाइनल चेक करना है कि वो सही जा रहा है कि नहीं। आर द एक्सपेक्टेड वेरिएशंस प्रेजेंट, अगर उनके कोई वेरिएशंस हैं तो उसको भी हमें देखना है। इफ इट रिप्रेजेंट अ साइक्लिक क्लास, इज द मेन लूप प्रेजेंट। अगर कोई साइक्लिक है तो इसका मतलब है कि एक स्टेट आई, इससे ट्रांजिशन हुआ दूसरे स्टेट में, उससे ट्रांजिशन हुआ तीसरे स्टेट में, इसके बाद जो ट्रांजिशन होगा वो इनिशियल स्टेट में होना चाहिए। तो ऐसा कुछ अगर साइक्लिक ट्रांजिशन है तो उसके लिए लूप प्रेजेंट है कि नहीं है। एंड आर देयर एनी डेड स्टेट, देन टर्मिनेट दी साइकिल। अगर कोई डेड स्टेट्स हैं तो हमें क्या करना है, साइकिल को टर्मिनेट कर देना है। ठीक है? सॉरी, अगर कोई डेड स्टेट मिल रहा है जो पर्टिकुलर साइकिल को टर्मिनेट कर रहा है, तो वो भी हमें क्या करना है, चेक करना है, अगर वो साइक्लिक स्टेट में है तो। ठीक है? तो यूज योर नॉलेज ऑफ द डोमेन टू लुक फॉर मिसिंग पाथ। ठीक है? तो मिसिंग पाथ पहचानने के लिए हमें डोमेन नॉलेज होना चाहिए। समटाइम्स मिसिंग पाथ इंडिकेट मिसिंग स्टेट। तो कुछ जो मिसिंग पाथ था उससे हमें न्यू स्टेट भी मिल सकती हैं। So when state model is complete, it should accurately represent the life cycle of a class. तो क्लास का कभी लाइफ साइकिल नहीं होता है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट का लाइफ साइकिल होता है। ठीक है? कि वो पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट कौन कौन से स्टेट में जा रहा है। क्लियर है? तो अगर स्टेट डायग्राम मेरा कंप्लीट है तो ये सारे के सारे लाइफ साइकिल को क्या कर रहा है, पोर्ट्रे कर सकता है। तो अगर हम अपने एटीएम एग्जाम्पल हम देखें तो अवर मॉडल फॉर अकाउंट इज सिंपलिस्टिक बट डू नॉट सेटिस्फाइड विथ इट। ठीक है? वी आर सेटिस्फाइड विथ मतलब
हमने जो बनाया है वो उससे हम सेटिस्फाई हैं, उससे और कोई पर्टिकुलर स्टेट्स नहीं मुड़ रही हैं और सारे स्टेट्स मेरी प्रॉपरली हो सकती हैं। तो वी वुड रिक्वायर सब्सटेंशियल बैंकिंग नॉलेज टू कंसीडर ए डीपर मॉडल। तो अगर हमें और डीप में जाना है कि उसमें और कौन कौन सी स्टेट हो सकती हैं, कौन कौन से इवेंट में क्या क्या हो सकता है, तो उसके लिए पूरा का पूरा बैंकिंग नॉलेज होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर बैंकिंग नॉलेज में एक एक कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी, सारी कंडीशन के लिए सारे इवेंट्स निकालने पड़ेंगे और उनके लिए सारे स्टेट्स को हमें ट्रांजिशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब हमने जो बनाया है वो सिंपल डायग्राम बनाया है जो हम नॉर्मल डेली लाइफ यूज में देखते हैं कि हमारे अकाउंट में क्या क्या हो सकता है और एटीएम एग्जांपल में। तो उसके लिए ये जो डायग्राम है वो टोटली इवेल्युएटेड है, सारे स्टेट्स हमने प्रेजेंट किए हैं, सारे इवेंट्स हमने प्रेजेंट किए हैं और सारे ट्रांजिशन परफॉर्म किए हैं कि उस इवेंट से कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में हमारा क्या हो रहा है, ट्रांजिशन परफॉर्म हो रहा है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज योर डोमेन इंटरेक्शन मॉडल। ठीक है, तो पहला हमने देखा था डोमेन क्लास डायग्राम, दूसरा हमने देखा था डोमेन स्टेट डायग्राम, तीसरा हम देख रहे हैं हम डोमेन इंटरेक्शन मॉडल। तो डोमेन इंटरेक्शन मॉडल जो है वो डोमेन एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं तो इंटरेक्शन मॉडल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ड्यूरिंग डोमेन एनालिसिस द एम्फेसिस इज ऑन की कॉन्सेप्ट एंड डीप स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप एंड नॉट द यूजर व्यू ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस, हम डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं तो हम सिर्फ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप को हम मेंटेन करते हैं। तो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप के लिए हमने क्या किया है, हमने बनाया क्लास डायग्राम और उस क्लास डायग्राम को फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या किया, उसका एक स्टेट डायग्राम क्रिएट किया कि उन पर्टिकुलर क्लासेस, कुछ क्लासेस की हमने क्या किए हैं, कुछ स्टेट्स निकाली हैं और उन स्टेट्स के हमने क्या किए हैं, हमने उसके ट्रांजिशंस निकाले हैं। So the interaction model, however, is an important aspect of application modeling. तो जब हम एनालिसिस एंड डिजाइन में हम जो एनालिसिस पार्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने दो देखा था, एक हमने देखा था डोमेन एनालिसिस, दूसरा हमने देखना था एप्लीकेशन मॉडलिंग। ठीक है, तो डोमेन एनालिसिस से हम देखते हैं डोमेन क्लास डायग्राम एंड स्टेट डायग्राम, डोमेन स्टेट डायग्राम। ये दो हमने पढ़ लिया है, ये दोनों हमारा डोमेन एनालिसिस का पार्ट था। इंटरेक्शन मॉडल इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन एनालिसिस। तो हम जो एप्लीकेशन एनालिसिस अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, इंटरेक्शन मॉडल को हम डीपली क्या करते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं कि क्या क्या इंटरेक्शन उसमें हो रहे हैं। और उन इंटरेक्शन मॉडल में हम जनरली बनाते हैं सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है, एंड कोलेबोरेशन डायग्राम। नेक्स्ट वन इज योर इटरेटिंग द एनालिसिस। तो मोस्ट एनालिसिस मॉडल रिक्वायर मोर देन वन पास टू कंप्लीट। तो ऐसे बहुत सारे आपके मॉडल्स हैं जो एक से ज्यादा पास रिक्वायर करते हैं कि हमारा कंप्लीट होने के लिए या एकदम फाइन आपका जो रहता है कि उसमें कुछ भी छूटा नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक से ज्यादा पासेस मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, कि एक बार आपने बनाया उसके बाद फिर से उसको इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करके फिर से उसको आपने रियलाइज किया। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफन कंटेन circularities and most application cannot approach in a completely linear way because different parts of problem interact. तो अगर हम लीनियर वे में हम जाएं कि हमारा इस पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ चुका है, उसके लिए हमने क्या किया है कि ये पर्टिकुलर मॉडल से हमने क्या किया, उसको कंप्लीटली बनाया है। तो वो क्या हमारा एक तो लीनियर मॉडल। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फिर से रिफाइन करते हैं। तो फिर से रिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एनालिसिस को इटरेट करना पड़ेगा। So to understand a problem with all implications, you must attack the analysis iteratively, preparing a first approximation to the model and then iterating the analysis as your understanding increases. तो एक बार आपने क्या किया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाया, उसके बाद इटरेट करके क्या कर रहे हैं, उसको फिर से आप क्या कर रहे हैं, फिर से उसको कंप्लीट कर रहे हैं और इवेलुएट कर रहे हैं कि सब सही है। तो देयर इज नो फॉर्म लाइन बिटवीन एनालिसिस एंड डिजाइन, तो डोंट ओवरडू इट। ठीक है, तो हमें एक फॉर्म लाइन हमें बस जो है वो नहीं है कि कहाँ पे कौन सी चीजें मुझे एनालिसिस में करनी है, कौन सी मुझे डिजाइन में करनी है। जनरली हम क्या करते हैं, एनालिसिस में हम डायग्राम क्रिएट करते हैं जो डोमेन डायग्राम्स रहते हैं। तो डोमेन डायग्राम्स हमने डोमेन क्लास डायग्राम, डोमेन स्टेट डायग्राम हमने क्रिएट किया। और जब हम डिजाइन में जाते हैं तो फिर से हम क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर जो डायग्राम को फिर से क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि डिजाइनर के पास क्या क्या थिंकिंग है, उसको और क्या क्या नई स्टेट्स का क्या क्या नए क्लासेस ऐड कर सकता है। ठीक है, तो एनालिसिस में हमें क्या करना है, स्पेसिफिक
जो प्रॉब्लम स्टेट में मुझे क्लासेस मिल रही हैं और जो उनके ट्रांजिशन मिल रहे हैं हमें वही पोर्ट्रे करना है। तो हमें ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके एनालिसिस में होंगी, कुछ चीज़ें आपकी डिज़ाइन में होगी, कुछ चीज़ें आपकी एप्लीकेशन पॉइंट में भी ऐड हो सकती हैं जब हम उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो वेरीफाई द फाइनल एनालिसिस विद द रिक्वेस्टर एंड एप्लीकेशन डोमेन एक्सपर्ट। तो जो भी आपने एनालिसिस अभी तक किया है उसको रिक्वेस्टर से आपको वेरीफाई कराना है। रिक्वेस्टर मतलब जो एक्चुअल कस्टमर है जिसने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, उससे भी आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। और एप्लीकेशन डोमेन एक्सपर्ट से भी आपको उसको क्या करना है, वेरीफाई कराना है कि आपका जो चीजें आपने अभी एनालिसिस में की हैं वो सही है कि नहीं। तो इसके लिए अगेन इट विल रिक्वायर एन एक्सपर्टाइज। तो इसके अंदर आ जाता है फर्स्ट वन इज द रिफाइनिंग द एनालिसिस मॉडल। So the overall analysis model may show inconsistencies and imbalances within and across model. So iterate the different portions to produce a cleaner, more coherent model, and try to refine the classes to increase sharing and improve structure. Add details that you are glossed over the first part. ठीक है, तो एक पास के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको रिफाइन कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि जो चीजें आपने एक बार में रखी हैं उसमें और कुछ नई चीजें हम कर सकते हैं क्या। So some constructs which feel awkward and won't seem to fit it right. Re-examine them carefully. You may have the wrong concept. ठीक है, तो हो सकता है कि पहले बार में आपने कुछ गलत किया हो, उसको आप क्या कर रहे हैं, आप सही कर सकते हैं। तो समटाइम्स मेजर रिकंस्ट्रक्टिंग इन दी मॉडल इज नीडेड एज योर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेस। तो आपने जो पहली बार आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा उसके बाद जो आपने एनालिसिस किया, हो सकता है आपने एनालिसिस गलत किया, आपने जो मॉडल किया वो गलत बनाया। तो बाद में आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आया तो आपने क्या किया, उसको उसको चेंज किया और उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। तो इट इज इजियर टू डू नाउ देन इट विल एवर बी। मतलब उसको एनालिसिस फेज में ही आप क्या कर सकते हैं, फिर से एक बार चेक करके क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और एक बार अगर वो इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक में चला गया तो फिर उसको चेंज करना जो है पॉसिबल नहीं होता है, या कई बार क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है फेल हो जाता है। So don't avoid changes just because you already have a model in place. When there are many constructs that appear similar but don't quite fit together, you have probably missed or miscast a more general concept. So watch out for generalizations, factor on wrong concepts. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बार बार उसको करके देखेंगे कि हमने कुछ मिसप्लेस या मिसकास्ट या कुछ चीजें, कुछ क्लासेस मिस तो नहीं की हैं। तो उसको आप क्या करेंगे, आप डालेंगे अपने एनालिसिस मॉडल में। सेकेंड इज यूर रीस्टेटिंग द रिक्वायरमेंट्स। तो जो रिक्वायरमेंट्स आपने जो रीस्टेट की थी उसको भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उससे भी आप क्या कर सकते हैं, अपने मॉडल को या एनालिसिस को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो व्हेन द एनालिसिस इज कंप्लीट, the model serves as the basis of requirements and define the scope of visual discourse. So most of the real requirement will be part of the model. तो जो भी रियल रिक्वायरमेंट्स है वो पार्ट ऑफ द मॉडल में अपने आप सबको पोर्ट्रे कर सकते हैं आप। So you in addition you have some performance constraints. These should be stated clearly together with optimization criteria. So other requirements specify the method of solution and should be separated and challenged if possible. ठीक है, तो जनरली आप क्या करते हैं, जब एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो यू कम अक्रॉस टू पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। फर्स्ट वन इज योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सेकंड वन इज योर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए आपने क्या किया, आपने पूरे क्लास डायग्राम्स को क्रिएट कर दिया, स्टेट डायग्राम क्रिएट कर दिया, इंस्ट्रक्शन डायग्राम्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो होती हैं जो रिलेटेड टू फंक्शनैलिटी नहीं होती हैं, वो होती है आपकी अदर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है कि परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स हैं, तो परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट इज नॉट अ फंक्शनैलिटी, इट इज एन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी आपको अब क्या करना है, उसमें रियलाइज करना है कि ये फंक्शनैलिटी मेरी उसमें होनी चाहिए, कि ये चीजें, ये ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया क्या हो सकता है उसके लिए। ठीक है, कि परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट मतलब आपका जो अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया गया है तो उसके आप क्या कर रहे हैं कि उसको चेक कर रहे हैं कि उसमें अगर कोई परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट दिया गया है कि इसको जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में भी चल जाए, और अगर नंबर ऑफ यूजर्स हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब आपने आपके इनिशियल क्लास डायग्राम में आपने अगर नहीं किया है तो अब आप क्या करेंगे, उसको
अपने रिक्वायरमेंट को रिस्टेट करेंगे और रिस्टेट करके लिखेंगे कि ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट भी हमारी जरूरी है, इसको भी हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, फिर से एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। तो यू शुड वेरीफाई द फाइनल मॉडल विद द रिक्वेस्टर। जो भी आपने फाइनल मॉडल बनाया उसको आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टर से वेरीफाई करेंगे। तो ड्यूरिंग एनालिसिस सम रिक्वायरमेंट मे अपीयर टू बी इनकरेक्ट और इनप्रैक्टिकल, कंफर्म करेक्शन टू द रिक्वायरमेंट। तो कुछ इनकरेक्ट और इनप्रैक्टिकल हो सकती है कि ये चीज बन ही नहीं सकता, तो उसको आप क्या करेंगे, करेक्शन परफॉर्म करवाएंगे रिक्वेस्टर से। एंड ऑल्सो बिजनेस एक्सपर्ट शुड वेरीफाई द एनालिसिस मॉडल टू मेक श्योर दैट इट करेक्टली मॉडल्स द रियल वर्ल्ड। तो बिजनेस एक्सपर्ट से भी आप क्या करेंगे, उसको चेक करवाएंगे। एंड एनालिसिस मॉडल्स टू बी an effective means of communication with business experts who are not computer experts। तो कुछ ऐसे बिजनेस एक्सपर्ट हो सकते हैं जो कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है, उनसे भी आप क्या करें, उनको चेक करवाएंगे। द फाइनल वेरीफाइड एनालिसिस मॉडल सर्व एज द बेसिस फॉर सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो आपने जो भी एनालिसिस मॉडल क्रिएट किया है उसको आप क्या करेंगे, आप इनपुट देंगे एज एन आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन के लिए। And you should revise the original problem statement to incorporate corrections and understanding discovered analysis। मतलब एनालिसिस के दौरान आपने कुछ नई चीजें डिस्कवर की हैं, कुछ चीजें करेक्ट की हैं, तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फिर से रीस्टेट करना है कि ये चीजें जो पहले लिखी गई हैं वो गलत हैं। हमें अब क्या करना है, ये रिक्वायरमेंट को रीस्टेट करना है कि ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज योर एनालिसिस एंड डिजाइन। So the goal of analysis is to specify the problem fully without introducing a bias to any particular implementation। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम्स को क्या करना है, फुल्ली अंडरस्टैंड करना है और उसको इंट्रोड्यूस करना है हमारे मॉडल के थ्रू। ये हमारा गोल होता है एनालिसिस का। बट इट इज इम्पॉसिबल इन प्रैक्टिस टू अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मतलब हर चीजें जो है वो हम बोलते नहीं कर सकते। ठीक है, अगेन इट विल रिक्वायर ए लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज। ठीक है, तो हमारा गोल ऑफ एनालिसिस होता है कि जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उनको कंप्लीटली हम क्या करें, पोर्ट्रे करें हम अपने मॉडल्स के थ्रू। अगर हम कुछ चीजें छूट भी जाती हैं तो वो हमारा जो है, ये नहीं होना चाहिए कि हमने कंप्लीटली हम कभी नहीं बना सकते। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो होता है वो पर्टिकुलर एनालिसिस फेज में ही पूरा कंप्लीटली एनालाइज कराया जाए, ये एक मिथ है। So there is no absolute line between the various development stages, nor is there any such thing as a perfect analysis। तो परफेक्ट एनालिसिस नाम का चीज कभी नहीं होता। आपने एक बार एनालिस किया है, एक बार आप डिजाइन फेज में जाते हैं तो हो सकता है कि वहां भी कुछ चीजें मिस हो गई हों, तो आपको फिर से एनालिसिस किया जा सकता है। तो डोंट ट्रीट द रूल्स वी हैव गिवन टू रिजिडली। तो ये जो रूल्स दिए गए हैं कि ये के बाद यही करना है, ये के बाद यही करना है, तो ये चीजें एकदम रिजिड मेंटेन में भी एनालिसिस नहीं परफॉर्म किया जाता। So the purpose of the rules is to preserve flexibility and permit changes later। तो ये रूल्स इसलिए बताया जाता है कि ताकि वो फ्लेक्सिबल रहे। ठीक है, एंड ऐसा किया जाता है कि वो आगे चल के आपके चेंजेस भी परमिट कर सके। बट रिमेंबर दैट द गोल ऑफ मॉडलिंग इज टू अकम्प्लिश द टोटल जॉब एंड फ्लेक्सिबिलिटी इट जस्ट मीन्स एंड। So for an ATM example, we have no further changes in the ATM model at this time। क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था वो एक छोटा नैरो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, उसके लिए हमने जो एटीएम मॉडलिंग की है वो पर्टिकुलर मॉडलिंग जो है सफिशिएंट है। तो अ ट्रू एप्लीकेशन इज मोस्ट लाइकली टू इनकोर रिवीजन देन ए टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। तो ये जो एटीएम एग्जाम्पल है ये हमारा टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, जिसमें हमने छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है, तो इसके लिए हमें और रिविजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ट्रू एप्लीकेशन होते हैं उसके लिए बार बार आपको रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो बिकॉज यू हैव रिव्यूअर्स who are passionate about the application and have a vested interest in it। तो जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है वो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल में छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, एटीएम मॉडल समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन जो रियल एप्लीकेशन होते हैं, तो रियल एप्लीकेशन में आपके पास क्या होते हैं, रिव्यूअर्स होते हैं। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करने वाले हैं या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को टाइम देने वाले हैं। ठीक है, और उनका कुछ इंटरेस्ट होगा कि ये पर्टिकुलर चीजें मेरा होना चाहिए जिससे कि बिजनेस प्रॉफिट हो। तो उसको क्या किया जाता है कि उस केस में एनालिसिस मॉडल को और ज्यादा ही रिवाइज किया जाता है। ठीक है, जिससे कि और फाइन ट्यूनिंग हो सके, और ज्यादा उससे आप क्या करें कि नई चीजें सीख सकें और उसको हम क्या कर सकें, उसमें अपने
मॉडल में इनकॉर्पोरेट या आपने अपने एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेट कर सके। तो दिस विल कंप्लीट योर थर्ड यूनिट। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट।